हेलो गाइस, वेलकम टू एबीएस ई लर्निंग। और स्वागत है आप लोगों का हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने पहले ही उसका लेक्चर 1 जो है अपलोड कर चुके हैं हम, और दिस इज़ लेक्चर 2, राइट। और यहाँ पर हमने जहाँ लास्ट वीडियो में छोड़ा था उसकी नेक्स्ट स्लाइड से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, तो हमें आज जहाँ से पढ़ना है वो है केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक से, ठीक है। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स तक समझाया था। मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ चेंजेस क्या होते हैं ये सब कुछ बताया था, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था। आज हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, बैलेंसिंग सीखेंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सीखेंगे, 3 एक्टिविटीज़ करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और फिर इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर आएगा जो कि लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 2 वर्ड्स देखोगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट सबसे पहले हम सीखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। So any chemical change involves some reactants for reaction and products formation. कोई भी केमिकल चेंज में बच्चे कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, एंड वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलता है, राइट। इसमें क्या होता है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये चीज़ में हम पहले भी जान चुके हैं कि इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, है ना। इसी चीज़ को केमिकल चेंज कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो चेंज होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में सब्सटेंस के, उससे ही केमिकल चेंज होता है। अब ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या चेंज होता है एंड ऑल दैट, तो इसको भी अब हम समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ब्लैंक स्लाइड लेके आपको ये चीज़ भी समझा देती हूँ। तो देखो, कोई भी सब्सटेंस, लेटेस्ट से हमने एक एग्जांपल लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन का, है ना। हमने रस्टिंग ऑफ आयरन का एक बहुत अच्छे एग्जांपल ले चुके हैं, हम उसी पे चलते हैं। हमने एक एग्जांपल ले रखा है रस्टिंग ऑफ आयरन का, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब जब आयरन की रस्टिंग होती है बेटा, तो देखो पहले तो आयरन होता है ना, और फिर जब उस पर रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग के बाद क्या होता है, वो Fe2O3.XH2O बन जाता है, राइट। यही होता है रस्टिंग के दौरान। तो आप आयरन क्या था यार, सिर्फ Fe था, है ना। एंड रिएक्ट होने के बाद, रस्टेड होने के बाद वो ये बन गया Fe2O3.XH2O। तो इसका ये क्या था, केमिकल कॉम्पोजिशन था, है ना, कि आयरन तो भैया, ये रस्टिंग ऑफ आयरन नेल मान लो, हमने आयरन नेल की बात करी कि आयरन नेल तो भैया आयरन की बनी हुई है ना, केमिकल कॉम्पोजिशन था। और ये क्या है, ये जब रस्ट हो गया उसके बाद का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है आयरन का या उस लेयर का, वो ये है ना, करेक्ट। तो इसमें और इसमें क्या हुआ है, चेंज हुआ है। चेंज किस चीज़ का, केमिकल कॉम्पोजिशन का, है ना। पहले कुछ और केमिकल सिर्फ Fe था, और अब Fe2O3.XH2O बन गया है, तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ है। तो जब ये चेंजेस होते हैं ना, तो ये चेंजेस से ही क्या होता है, एक केमिकल
चेंज होता है ना, और उस केमिकल चेंज से ही एक केमिकल रिएक्शन होता है। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको क्यों समझाया? तो ये चीज़ आपको बस थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है कि केमिकल चेंज होता है, उसके बाद क्या होता है, केमिकल चेंज होता है केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस होने से, और जब केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है केमिकल चेंज होता है और उससे फिर केमिकल रिएक्शन होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम क्या बात कर रहे थे, देखो बेसिकली एनी केमिकल चेंज कैन बी टर्म्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है ना बेसिकली, तो आप उसको केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन है कि बस रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है ना। बस यही होता है केमिकल रिएक्शन में। फिर लिखा क्या है, फिर लिखा है कि अ केमिकल रिएक्शन इज समथिंग इन विच सम सब्सटेंसेस रिएक्ट। वही कुछ चीज़ होती है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ कुछ प्रोडक्ट्स देने के लिए। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट 1 था, रिएक्टेंट 2 था, और उन्होंने मिलके एक प्रोडक्ट पी दिया हमको, ठीक है। जैसे R1 था प्लस R2 था और इन दोनों ने मिलके पी दिया हमको, तो ये क्या हो गई, ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड वो फिर हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, है ना। सिंपली आप एक केमिकल रिएक्शन को ये हम ये कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ मैं अगर आपको, तो मान लो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, 2H2O, है ना। बैलेंस, अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने बनाई है। चलो अभी आपको समझाने के लिए मैं सिंपल ऐसे ही लिख देती हूँ कि जैसे हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या देते हैं हमको, वाटर देते हैं, है ना। अभी आप ऐसे समझो, अभी आपको रिएक्शंस मैंने लिखवाना नहीं सिखाया। बेसिकली यही एक बेसिक आप कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म है रिएक्शन लिखने की। रिएक्टेंट्स लिखते हैं हम LHS में, रिएक्टेंट्स LHS में जाते हैं एंड प्रोडक्ट्स आपके RHS में जाते हैं। क्लियर हो गया? एक और बार मैं आपको समझा देती हूँ। रिएक्टेंट्स हमेशा LHS में जाते हैं एंड प्रोडक्ट हमेशा RHS में रहते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना। अभी हम देखेंगे भी कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को समझते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बहुत बोल लिया मैंने कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो चलो जानते हैं। रिएक्टेंट को सबसे पहले जान लो। द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस दैट अंडरगोज चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंस जिसमें एक केमिकल रिएक्शन के दौरान उसमें ही क्या होता है, चेंज होता है, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, उसे ही हम रिएक्टेंट बोल देते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो तो पिछले वाले में हमने पढ़ा था ये रस्टिंग ऑफ आयरन में, है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन में हमने क्या पढ़ा था कि आयरन था और वो रस्ट होने के बाद उस पर इसकी लेयर चढ़ गई, है ना, इसकी लेयर चढ़ गई, करेक्ट। अब जब इसकी लेयर चढ़ गई तो Fe था, Fe था,
तो Fe क्या हो गया, Fe रिएक्टेंट है, बिल्कुल रिएक्टेंट यही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ही तो चेंज हुआ, इसी के ही तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ। तो जब किसी रिएक्शन के दौरान या किसी चेंज के दौरान जिस सब्सटेंस में चेंजेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखा है, एग्जाम्पल भी दिया है मैंने यहाँ पे, एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे कि कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल है, ये तो सब जानते हैं कि कार्बन है प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस है एंड ये दोनों रिएक्ट करेंगी और हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है ना। ये आपकी बुक की भी रिएक्शन है, आप वहाँ से भी देख सकते हो, बहुत अच्छी रिएक्शन है, करेक्ट। ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो हेयर कार्बन एंड ऑक्सीजन अंडर को चेंजेस, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में चेंजेस हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। जिस भी सब्सटेंस में किसी भी केमिकल चेंज के दौरान कोई भी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस होते हैं, या जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या केमिकल चेंज बोलो उसके दौरान जिस सब्सटेंस में चेंजेस हो रहे हैं वो सब्सटेंस होता है रिएक्टेंट, हमने सिंपली ये पढ़ा है। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यही तो हुआ, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन थे, दो रिएक्टेंट्स थे और इन्होंने आपस में ही रिएक्ट कर लिया, इन्हीं में चेंजेस हुआ और ये दोनों बन गए कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया, ये हो गया पी, यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये दोनों इसलिए क्या कहलाएंगे, यहाँ पर रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। अब समझ में आ गया क्यों कहला रहे हैं रिएक्टेंट्स, होप अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों इनको हम रिएक्टेंट्स बोल रहे हैं ना। चलो अब देखो, अब आते हैं प्रोडक्ट पे। द सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन्ड आफ्टर द चेंज और रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। चेंज या रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रोडक्ट क्या देते हैं। जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। वही लिख के एग्जाम्पल में भी, इन द अबव रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। सिंपल है, क्लियर है। चलो अब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़, क्योंकि अब जो आप आगे पढ़ोगे थोड़ा बैलेंसिंग के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, वो तो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बट एक केमिकल रिएक्शन में हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, तो वो चीज़ें कैसे ऑब्जर्व करनी है वो चीज़ें आपको समझनी होंगी, है ना। उसके लिए मैं ये स्पेशली एक्टिविटीज़ लेकर आई हूँ, उस एक्टिविटीज़ से हमको समझना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो आती है वो आती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी किसकी आती है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्लियर है। तो हम सबसे पहले इस एक्टिविटी को देखेंगे। येलो पेन यूज़ करते, पहले यहाँ पे रेड पेन यूज़ करते हैं ना। पढ़ो, एक्टिविटी 1.1 आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, आपकी साइंस की बुक की भी, आपके इस चैप्टर की भी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करो, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि आपको यहाँ पर आई ग्लासेस क्यों पहनने हैं या आपको यहाँ पे हैंड को कवर क्यों करना है, तो इस तरीके से आ जाते हैं। तो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वेयर सूटेबल आई ग्लासेस। अब आपको सूटेबल आई ग्लासेस क्यों पहनने हैं, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, सूटेबल आई ग्लासेस हमें क्यों पहनने होते हैं, ठीक है। सूटेबल आई ग्लासेस क्यों पहनने होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, तो सब जान चुके हो आप लोग भी, प्रोटेक्शन के लिए पहनोगे सूटेबल आई ग्लासेस, है ना। हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है और फिर जब क्वेश्चन आता है तो फिर हम कर नहीं पाते, तो बहुत ही ज़्यादा दुख लगता है मन में कि ये पढ़ा था, पढ़ाया कर नहीं पा रहे हैं, है ना। तो देखो, हाँ, सूटेबल आई ग्लासेस क्यों पहन रहे हैं हम, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। अब सैंड पेपर क्या होता है ना, सैंड पेपर जो होता है ये एक स्पेशल
एक स्पेशल थिक पेपर है, ठीक है ना, थिक पेपर होता है, एक स्पेशल थिक पेपर होता है। आप ये जो मैं लिख रही हूँ आप इसको एक जगह पे नोट कर लो अपनी कॉपी में जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना। स्पेशल थिक पेपर होता है, अदरवाइज़ आपको ये सारे नोट्स लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अच्छे से मिल जाएंगे, प्रॉपर आंसर्स के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। स्पेशल थिक पेपर होता है। और सेकेंडली ये रफ़ पेपर भी होता है एक, तभी तो क्लियर करता है ना, ये क्लीन करता है, सॉरी, रफ़ पेपर है। और ये क्या होता है, ये किसका बना होता है, एब्रेसिव मटेरियल्स का बना होता है, पॉलिशिंग मटेरियल्स का बना होता है बेसिकली। मैं लिख देती हूँ, मेड अप ऑफ पॉलिशिंग मटेरियल्स, ठीक है, पॉलिशिंग मटेरियल्स का बना होता है। और तो ये क्या है, अब पॉलिशिंग मटेरियल है तो इसीलिए यहाँ पे हम सैंड पेपर से इसको क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम क्लीन कर क्यों रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम जो है ना, जब वो हवा में पड़ा रहता है तो उस पर ऑक्साइड्स की लेयर आ जाती है, या इम्प्यूरिटीज़ ऑक्साइड्स की लेयर आ जाती है। और ऑक्साइड्स लेयर को हटाने के लिए तो वो हिंडर करती है, हिंडरेंस पैदा करती है इन द रिएक्शन, तो उसको ना हो, हिंड्रेंस ना हो हमारे रिएक्शन में, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम को सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है। अब समझ में आया क्यों करते हैं। सैंड पेपर की भी मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी। सबसे पहला कि एक स्पेशल थिक पेपर है, रफ़ पेपर होता है, और ये पॉलिशिंग मटेरियल्स या इनको हम एब्रेसिव मटेरियल्स भी बोलते हैं उसका बना होता है। क्लियर है, चलो अब ये मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे साइड में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो क्यों सैंड पेपर से रब करना है, रबिंग क्यों करनी है, तो इसका टू रिमूव, या लिख देती हूँ मैं, टू क्लीन ऑक्साइड्स और इम्प्यूरिटीज लेयर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब लिखा है होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स ये इसको बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको कि हम कौन से अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ में भी आते हैं। तो टोंग्स के साथ आपको इसको होल्ड करना है और इसको एक स्पिरिट लैम्प या बर्नर के थ्रू आपको उसको बर्न करना है। हाँ, तो देखो, फिर आपको इसको स्पिरिट लैम्प या फिर आप बर्नर के थ्रू इसको बर्न कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे लेटस सपोज यहाँ पे कोई स्पिरिट लैम्प, देखो यहाँ पे स्पिरिट लैम्प से या बर्नर के थ्रू लेटस सपोज कि हम किसी के थ्रू बर्न कर रहे हैं इसको, ठीक है। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास एज शोन इन द फिगर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। क्यों आंखों से आपको दूर रखना है, वही है, देखो इसका ना एक रीज़न है कि आंखों से आप दूर क्यों रख रहे हो, क्यों हम इसको फार फ्रॉम आई रख रहे हैं, आंखों से हम दूर क्यों रख रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। अगर मैं आपको दूँ तो ये ना अभी मत समझना, मैं जब ऑब्जर्वेशंस लिखूँगी तब आप लिखना, अभी लिख लो कि डैजलिंग वाइट फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वाइट फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो कई बार वो इतनी डैजलिंग हो सकती है कि आपकी आंखों के लिए भी वो थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है, सो ट्राई टू कीप इट फार। और उसके साथ साथ जो है आप उसके साथ थोड़े से गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है ना, तो आप उसके थोड़ा सा अपनी आंखों से उसको दूर रखें, जितना हो सके उतना दूर रखें, आई वुड से। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अब यही मेन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब यही जो है ना, ये सीबीएसई गलत करता है कि वो ये तो लिख देता है एक्टिविटीज़ बट उनके ऑब्जर्वेशंस नहीं देता, मतलब एनसीईआरटी की बुक में, सॉरी एनसीईआरटी गलत
करती है ये चीज़, है ना। तो मैं इसलिए ऑब्जर्वेशंस लिखने आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। चलो लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस को। थोड़ी स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना, ओके। चलो येलो से लिखें ऑब्जर्वेशंस को, किस कलर से लिखें इसको, ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं येलो से लिखते हैं ना। चलो अब ये तो मैंने आपको बता दिया सैंड पेपर के बारे में, मैंने आपको बता दिया आई ग्लासेस क्यों पहनने वो मैंने आपको बता दिया, क्यों उसको हमको रब करना है सैंड पेपर से। ये एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको बताया है कि 2 क्लीन ऑक्साइड्स लेयर, ठीक है। फिर हमने आपको ऐश मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी गया कि ये एक बर्नर है, ठीक है, ये एक बर्नर है और इस बर्नर से ये बर्न हो रहा है। और फिर यहाँ पे हमने टोंग्स हैं, ये इनको ही बोलते हैं टोंग्स, ठीक है ना। देखना तो बुक ही देख लो अपनी। और ये एमजी रिबन है, एमजी रिबन इतना विजिबल नहीं होगा आप लोग को, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना ये दिस इज़ एमजी रिबन, ठीक है, ये एमजी रिबन है ना। और ये है वॉच ग्लास, इस डिश को बोलते हैं हम वॉच ग्लास। हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताने के लिए कि इस डिश को हम वॉच ग्लास बोल रहे हैं, मैं लिख रही हूँ वापस से। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज द वाइट ऐश जो उन्होंने बोला ना वॉच ग्लास में आप उसको कलेक्ट कर लो, तो यही वो वाइट ऐश है जो आपको कलेक्ट करनी है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर, क्या क्या आप ऑब्जर्व करोगे, है ना। चलो देख लेते हैं। अरे यार देखिए, सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन जो है ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, थर्मिक रिएक्शन होगी। अब आप पूछोगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ना। चलो एक बार और अच्छे से लिख दो कि ये रिएक्शन जो होगी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कवर कराया गया है, आप सिंपली भी याद रखो जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, हीट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो आप खुद सोचो, अगर कोई चीज़ को बर्न कर रहे हो तो क्या हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। मतलब बेसिकली क्या होता है एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, हीट इवॉल्व हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इवॉल्व हो रही है यहाँ पे हीट, इवोल्यूशन हो रहा है हीट का, तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे भी हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है। क्लियर हो गया इतना। चलो दूसरी चीज़, जब ये जलता है ना तो ये एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वाइट लाइट, ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ डार्जलिंग फ्लेम। डार्जलिंग होती है बहुत ही चमकदार, ठीक है, वेरी ब्राइट लिंग फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है, इज़ प्रोड्यूस्ड, वो भी प्रोड्यूस होती है। तो आपको थोड़ा ध्यान तो ये भी प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज़ है, एक वाइट पाउडर निकलता है, वाइट ऐश और पाउडर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, ठीक है।
कि ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सही समझ में आया? तो अब क्वेश्चन क्या, ये तो क्या है आपकी सारी क्या है ऑब्जर्वेशंस है। ये ऑब्जर्वेशंस आपको याद रखने की क्या क्या होगा। देखो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट निकलती है। दूसरा वाइट लाइट के साथ डार्जिलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, एक स्पॉट वाइट लाइट सी निकलती है, एकदम स्पॉट आउट होती है, और वाइट ऐश या पाउडर भी प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाइट ऐश या वाइट पाउडर क्या है ना। तो अब आप इसको भी ध्यान से लिख लो कि जो वाइट ऐश होती है ना, या फिर मैं यहाँ पे बॉक्स बना देती हूँ एक रेड कलर से, वाइट ऐश, ये जो वाइट ऐश है इसको मैं बोलती हूँ, मतलब हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये ऑब्जर्वेशंस हैं इस पूरे रिएक्शन के। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आया? तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या मेरे को लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है कि भाई मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, तो वो कैसा रिएक्शन होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है क्योंकि मैग्नीज बर्न हो रहा है। मैंने आपको पहले बोला था कोई चीज़ बर्न हो रही है तो यानी कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ही रही होगी। आपको लिख के आ जाना है, इससे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आप देखो ये ना एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। अब ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो लीव इट। अगर आप ये 3 ऑब्जर्वेशंस लिख के आ जाओगे 1 2 3। ठीक है, समझ में आ गया? चलो क्लियर हो गया। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, मैंने आपको बस बता दिया, ये आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको। खराब हो गई वीडियो, खराब ना हो गई खराब। अरे वो मैं काट दूंगा, इतना पढ़ाया तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, चलो तो ये ऑब्जर्वेशन थी सारी हमारी इस पूरे रिएक्शन में, इस पूरे एक्टिविटी की ये ऑब्जर्वेशन थी। और भी 2-4 हो सकती हैं, 1-2 हो सकती हैं, बट इस टाइम पर अभी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो ऑब्जर्वेशंस यही हैं। तो याद रखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ऐश प्रोड्यूस हो रही है, और एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, ये है हमारी एक्टिविटी 2। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमें क्या करना है, रिएक्ट करवाना है इस एक्टिविटी में। इतना क्लियर हो गया? ये है आपकी एक्टिविटी 2। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहली बात तो कि लिखा क्या है यहाँ पर, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सिंपल सी बात है, आपको लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस। फिर इस लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में आपको पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डालना है।
एंड आपको फिर क्या लिखनी है, अपनी सिंपली ऑब्जर्वेशंस को लिखना है, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। लेड, एक मिनट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊँ ना तो वो होता है PbNO3 होल ट्वाइस। अरे यार, ठीक है, NO3 ट्वाइस, ठीक है। और दूसरी बात हमने कौन सी चीज़ ली है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Ki, ठीक है। अब आपको लिखना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, ठीक है, क्या आपने ऑब्जर्व किया इस टेस्ट के दौरान, तो ये सब आपको लिखना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ, देखो, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, ये जब रिएक्ट होते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली बात तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट तो होएगी। अगर आपको नहीं पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है तो डोंट नीड टू बी वरी, हम सब पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, और साथ साथ में क्या ऑब्जर्वेशंस है वो भी हम लिखेंगे, और साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो एक बार सबको ध्यान से हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है। ऑब्जर्वेशंस लिखे ही जाए तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, थोड़ा बड़ा आ रहा है ना, है ना। देखो, सबसे पहली बात तो जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो उसका प्रोडक्ट होता है लेड आयोडाइड के, वो प्रोडक्ट को हम दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, मिलता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये होते हैं इसके प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, रिएक्टेंट्स, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और ये हो गए आपके क्या, प्रोडक्ट्स, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया इतना। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हुआ, पहले था लेड नाइट्रेट, रिएक्शन के बाद वो बन गया लेड आयोडाइड, और रिएक्शन से पहले था पोटेशियम आयोडाइड, और वो रिएक्शन के बाद बन गया पोटेशियम नाइट्रेट।
तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक तो हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक रिएक्टेंट जो है, दो रिएक्टेंट्स हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जो है उसने रिमूव कर दिया किसी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। ठीक है, बेसिकली होता है कि अभी आप, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चिंता मत करो, बट ये ऑब्जर्वेशन होने वाली है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है लेड और वो आयोडाइड के पास गया है, यहाँ से पोटेशियम डिस्प्लेस होके वो नाइट्रेट के पास गया है, राइट। तो ये तो हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अब मैं थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करूँगी, थोड़ा सा तब टेक्निकली लिखूँगी, थोड़ा रिएक्शन की फॉर्म में लिखूँगी। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिख के दे देती हूँ कि जो हो रहा है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस, और आपका हाँ पोटेशियम आयोडाइड, इसका फॉर्मूला होता है KI, है ना। अब जब रिएक्शन लिख लेते हैं, PbNO होल ट्वाइस रिएक्ट करता है KI के साथ, तो वो देता है PbI2। ये फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है। और KNO3, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि भाई PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट है, KI आपका पोटेशियम आयोडाइड है, और यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई, इस तरीके से हो गई। ठीक है, यहाँ पे उल्टा मैंने एरो बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ये जो सब्सटेंस बनता है ना, ये PbI2, ये एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सब्सटेंस, इस तरीके से लिख के देती हूँ मैं आपको, लिख लो कॉपी में। अ सब्सटेंस दैट does not dissolve द सोल्यूशन, या फिर जो भी आपका पास है, ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। उसको दिखाने का साइन होता है लोअर डाउन एरो, ठीक है ना। नीचे जा रही एरो से हम प्रेसिपिटेट को शो करते हैं, ऊपर जा रही एरो से हम गैस को शो करते हैं। तो ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया प्रेसिपिटेट की कहानी क्या है। तो ये एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो अब इसका कलर क्या होता है, येलो कलर। येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये येलो कलर का होता है। येलो कलर का मैंने, देखो इसको येलो से नहीं लिखा, चलो ठीक है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये, और ये भी है कि ये लिक्विड स्टेट में था, पता मेरी सिंपल हो रही है कि मैं ये भी लिक्विड होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है ना। तो यहाँ पे देखो स्टेट चेंज भी हो रहा है। तो यहाँ पे दो तीन ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं कि ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर नहीं समझ में आ रही है ये वाली ऑब्जर्वेशन तो मत लिखना अभी, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो कि कलर भी चेंज हो रहा है, कलर चेंज। तीसरी आप ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हो कि स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। लिक्विड थे ना, सॉल्यूशन थे दोनों, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है हमारी ख़त्म। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। ये है एक्टिविटी 3, जिंक ग्रैनुअल्स और एसिड को हमें रिएक्ट कराना है, ठीक है। फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको भी। देखो, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कोनिकल फ्लास्क फॉर अ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे जिंक ग्रैनुअल्स ले लिए, ठीक है, ठीक है। ये जिंक ग्रैनुअल्स हो गए। फिर आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इसमें। क्वेश्चन है कि हैंडल द एसिड विद केयर। क्यों हैंडल करना है हमको? क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, ठीक है, कोरोसिव इन नेचर, ठीक है। और क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव एसिड है ना, तो इसलिए हमको इसको ऐसे सही से हैंडल करना है। क्या आपको कुछ हो दिख रहा है, हैपन हो रहा हुआ, मतलब आपको कुछ हो रहा दिख रहा है अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स? बिल्कुल आपको बबल फॉर्मेशन दिखेगा एक, ठीक है ना, बबल फॉर्मेशन आपको दिखेगा। अभी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, बट दिखेगा जब मैं दिखाऊंगी तो। फिर टच द कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? अगर बोल रहा टच करने को तो पक्का टेम्परेचर में चेंज हो ही रहा होगा, वैसे भी होएगा। अभी हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। तो देखो, जब भी जिंक ग्रैनुअल्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फिर अगर आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो ये देखो, Zn मेटल है जिंक, और H2SO4, जब रिएक्ट करते हैं तो इससे क्या बनता है हमारे पास, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमारे पास ये रिएक्शन होती है यहाँ पर। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये थोड़ी सी आपको ऑब्जर्वेशन देखनी। देखो, सबसे पहली बात तो H2 निकल रहे हैं। तो जो आपको ना यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो, यहाँ पर ना आपको जिंक के आसपास कुछ बबल्स इस तरीके से बनते हुए दिखाई देंगे। ये जो है ना, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हाइड्रोजन बबल्स बनते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस बबल्स बनते हुए दिखेंगे आपको। अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो एक पॉप साउंड टेस्ट होता है। पॉप साउंड यानी कि जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी ना, देखो आप सेटअप को देखोगे तो यहाँ पर ना, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। आप नीचे ये देखोगे यहाँ पर, तो ये सेटअप में आप देखो यहाँ पे क्या बनी हुई है, कॉर्क ये लगा हुआ है ना, तो इससे ना H2 बाहर भी आ रही है। तो अगर आप उसको टेस्ट करोगे, मतलब जब अगर इससे भी बाहर नहीं आ रही है, कभी भी अगर आपको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करना हो तो द बेस्ट वे इज़ आप पॉप साउंड टेस्ट करो। आप उसके पास माचिस ले जाओगे तो पॉप आवाज़ आएगी, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना H2 गैस,
निकल रही है, ऊपर की तरफ साइन बनाऊँ मैं, तो ये हो रहा है। ठीक है, सबसे तो हमने क्या रिएक्शन लिखी थी, हमने लिखी थी Zn प्लस उसके साथ रिएक्ट हमने कराया सल्फ्यूरिक एसिड को। मेरे को सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा लगता है इसलिए मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिया। आपको जिसके साथ इसको रिएक्ट कराना है आप इजीली करा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। चलो, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, हाइड्रोजन गैस बबल्स। ठीक है, लग जाएंगे जिंक के आसपास। ठीक है, तो ये बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि गैस फॉर्म हो रही है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिखे, गैस फॉर्मेशन हो रही है। और फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी इसकी है, ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसकी होगी, टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा हो। इसका आंसर है कि जब आप टच करोगे ना तो वो हॉट, इट विल बी हॉट बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट निकल रही है, और हीट के निकलने से टेम्परेचर गर्म हो जाएगा उसका। कोनिकल फ्लास्क को जब आप टच करोगे ना तो वो गर्म हो चुका होगा, तो आप लिख दोगे एक्सोथर्मिक। तो मैं पूरा रीज़न ही लिख देती हूँ। एक्सोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ पे मैंने ऊपर के एरो दिखा रही है कि राइज हो रहा है, मतलब मेरी तरफ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है ना कि फ्लास्क बिकम्स हॉट। ठीक है, फ्लास्क हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आप इसकी लिख सकते हो कि 3 ऑब्जर्वेशन आपको इसकी देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला एक्टिविटी होता है ख़त्म। अभी ऑब्जर्वेशन आप याद रखो। ठीक है, अब मैंने आपको क्यों याद रखने को बोला था, अब आपको समझ में आएगा कि एक केमिकल रिएक्शन में ना नीचे लिखी हुई 4 चीज़ें, 4 ऑब्जर्वेशंस हमेशा आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब भी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। 4 में से कोई 1-2 चीज़ें तो हो ही रही होंगी जब भी ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे होंगी। ठीक है, सबसे पहला है चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। ठीक है, इसमें आप लिख दो, जैसे कि भाई इसका एग्जांपल अभी हमने देखा कि येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड है ना, लेड आयोडाइड का येलो कलर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज इन स्टेट। वही आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चेंज इन द स्टेट, जो कि हमने देखी एक्टिविटी 2 में भी, बहुत और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी आप आराम से देख लोगे। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए तौर पे लिख दिया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है हमेशा कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिला हमको। चेंज इन टेम्परेचर किस में देखने को मिला हमें, कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन जो हुई थी जिंक एंड एसिड। ठीक है, वो कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी ना।
तो उससे क्या हो गया, उससे हीट निकली और हीट से टेम्परेचर बढ़ गया, है ना। और एक लास्ट ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस भी निकलती है, बिल्कुल इसी में ही आप लिख सकते हो, इसमें आप लिख दो कि इवोल्यूशन of hydrogen gas during the reaction of zinc and acid। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस ना बेटा आपको गांठ बांध के रख लेनी है, आपको पक्का ऑब्जर्व कर सकते हो आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में। 4 ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। सबसे पहले ये चेंज इन कलर, जो कि हमने देखा येलो कलर जो हुआ था लेड आयोडाइड का, ठीक है। या तो आपको स्टेट में चेंज होता हुआ दिखेगा कि रिएक्शन से पहले तो स्टेट डिफरेंट थी, लिक्विड थी, और रिएक्शन के बाद सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया ये चीज़, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपको चेंज दिख सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में आपको गैस आपको निकलती हुई दिख सकती है, ठीक है। अभी टेम्परेचर में चेंज ज़रूरी नहीं है कि वो गर्म ही हो, वो ठंडा भी हो सकता है, बहुत सारी रिएक्शन ऐसी भी होती है, बट अभी आपको इतना नहीं समझना है, आपको सिर्फ समझना है टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। और ये जो चेंज इन स्टेट है ना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रिएक्शन में लिखा है, वरना चेंज इन स्टेट मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है कि आपका एक रिएक्टेंट जो था वो रिएक्शन से पहले तो लिक्विड था, और वो रिएक्टेंट रिएक्ट होने के बाद वो सॉलिड हो गया, गैसियस हो गया, एक्वस हो गया, वो सब आप पढ़ोगे, वो हो गया, वो डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन चेंज इन स्टेट होता है, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस अब तो आपको समझ में आ गई होंगी। पहली ऑब्जर्वेशन कलर में चेंज, दूसरी ऑब्जर्वेशन स्टेट में चेंज, तीसरी ऑब्जर्वेशन टेम्परेचर में चेंज, चौथी गैस का इवोल्यूशन। और ये हमने हर एक एक्टिविटी में देखा, इसलिए मैंने कोई एक्टिविटीज़ कराई कि आप खुद से ऑब्जर्व कर पाओ कि हाँ भाई ये चेंजेस होते हैं, दीज चेंजेस टेक प्लेस, ठीक है। अब क्लियर हो गया कि एक केमिकल रिएक्शन में 4 चीज़ें होंगी, इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, कोई 2 चीज़ें भी हो सकती हैं, होंगी तो ज़रूर, ठीक है। चलो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको भी समझना जरूरी है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। भाई मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन थी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन से जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैंने रिप्रेजेंट करी है, तो मैंने आपको समझाने के लिए रिप्रेजेंट करी, लेकिन कोई स्पेसिफिक तरीका भी तो होना चाहिए। तो 3 तरीके होते हैं कि आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वो 3 तरीके कौन से होते हैं अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है सेंटेंस, दूसरा होता है वर्ड इक्वेशन, और तीसरा होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ना एक लाइन खींच देती हूँ, जिससे हमारा मिक्सअप ना हो, ठीक है ना, हम इजीली लिख पाए। चलो हम ना एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो हम एग्ज़ाम्पल लेंगे वो हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। वो उससे ही समझ में आएगा, इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं एमजी रिबन के बर्निंग का। सबसे पहला आता है आप सेंटेंस की फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर मुझे लिखना हो कि
कैसे सेंटेंस के फॉर्म में लिखूँगी कि भाई एक मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो मैं लिखूँगी कि व्हेन अ magnesium ribbon is burnt मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। सिंपल, अगर सटीक एकदम एकदम वर्ड पॉइंट टू पॉइंट मेरे को सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो मैं एकदम ऐसे लिखूँगी, ठीक है, कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। वहीं अगर मुझे वर्ड इक्वेशन में लिखना हो तो वर्ड इक्वेशन थोड़ा और सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब भी बर्न होता है तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया, लास्ट लेक्चर देख के आओ। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि वर्ड इक्वेशन में पूरा पूरा लिख दोगे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं तो उससे हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके रिएक्टेंट्स और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। वर्ड इक्वेशन में क्या किया हमने, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख दिया प्लस ऑक्सीजन लिख दिया और दोनों ने रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्लियर हो गया। अब एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन ना एक और सिंपलर तरीका है। केमिकल इक्वेशन में हमने बस ये जो वर्ड इक्वेशन है वही होती है, बस हम इनको इसमें हमने जैसे पूरा पूरा वर्ड लिखा है ना, मैग्नीशियम के लिए पूरा मैग्नीशियम की पूरी क्या लिखी, स्पेलिंग लिखी है, फिर ऑक्सीजन की लिखी है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, बस हम इसके जगह पर इनका क्या यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो कैसे हम दिखाएंगे, जैसे अगर इसी वर्ड इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखो। मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, अगर आपको नहीं आता तो आप 9th को पढ़िए भाई ध्यान से। Mg प्लस ऑक्सीजन गैस है क्योंकि, तो O2, एंड ये रिएक्ट होके हमको क्या देते हैं, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगर किसी को नहीं पता तो ये है भाई मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये जो वर्ड इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, अब आपको समझ में आ गया 3 तरीके कौन से होते हैं जिससे हम एक इक्वेशन को, एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सेंटेंस, या तो वर्ड इक्वेशन, या तो केमिकल इक्वेशन। आप इन 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चूज़ करोगे। सूटेबल बहुत ज़्यादा क्विकर, बहुत ही ईजी तरीका कौन सा है, केमिकल इक्वेशन का। केमिकल इक्वेशन सबसे ईजीएस्ट वे है कि हम किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, सबसे ईजी तरीका है। तो हम इस केमिकल इक्वेशन को ही जान लेते हैं कि ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही ये है, केमिकल इक्वेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और उसकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक केमिकल इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल और इक्वेशनल, इक्वेशन में लिखा है ना, देखो भाई Mg प्लस O2, देखो 2 आ गया, मैथ्स का एक्सप्रेशन टाइप हो गया, तो इस तरीके से मैथमेटिकल और इक्वेशनल
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकली इक्वेशनली हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ऑन RHS, राइट हैंड साइड. समझ में आ गया. इसकी इम्पोर्टेंस लिखने को आती है, क्वेश्चन आ जाता है इसमें ही 3 मार्कर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, एग्जांपल दो और उसकी इम्पोर्टेंस बताओ. तो ये 3 भी लिख के आ जाओगे, विल बी सफिशिएंट. क्या होती है सबसे पहली कि एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ लॉन्ग सेंटेंस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक लंबी सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन नहीं देनी पड़ती है, इजीली हम उसको डिस्क्राइब कर देते हैं रिएक्शन को जल्दी, है ना. यूजुअली हेल्प्स इन इजी एनालाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन. आप इजीली एनालाइज कर सकते हो. अच्छा भाई Mg है, मैग्नीशियम है, O2 है, ऑक्सीजन है. जब आप सेंटेंस में लिखते हो ना तो वो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है अरे Mg रिएक्ट हो रहा है, अच्छा, तो इस तरीके से हो जाता है ना. तो ईजिली आप एनालाइज कर पाओगे, तो इजी एनालाइजेशन में भी हेल्प करता है रिएक्शन का. और तीसरा जो इम्पोर्टेंस है वो हो गया ऑल्सो अ सिंपलर एंड क्विकर वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन. एक सिंपल और एक क्विकर वे है एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का. अब हम एक केमिकल इक्वेशन को समझते हैं बहुत ही ध्यान से, ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एक एग्जांपल की मदद से हम केमिकल इक्वेशन को समझेंगे. तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है Zn. Zn का मतलब हो गया जिंक. FeSO4 यानी कि, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया जिंक. ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट, ठीक है. इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी आप बोल सकते हो, जो आपको बोलना है आप वो बोल सकते हो. ये F है, ठीक है. अब ये क्या हो गया, ZnSO4 है, जिंक सल्फेट, ठीक है. और ये हो गया Fe यानी कि आयरन. तो देखो इतनी बड़ी वर्ड इक्वेशन जाती है हमारी अगर हम लिखते हैं, तो देखो कितनी जल्दी रिप्रेजेंट कर दिया हमने, है ना. दूसरा आप देखो तो यहाँ पे जिंक कितना है, 1 है. यहाँ पे भी जिंक 1 है ना. हम इजीली एनालाइज कर पा रहे हैं. Fe कितने हैं, 1 है. SO4 कितना है, रिएक्टेंट साइड की बात करें देखो S कितना है, यहाँ पे आप ऐसे कर लो, S कितने हैं, 1 है. O कितने हैं, 4 हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी S कितने हैं, 1 है. O कितने हैं, 4 हैं. Fe कितने हैं, यहाँ पर भी 1 है ना. इजीली हम एनालाइज भी कर पा रहे हैं रिएक्शन को, बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है. काउंट कर पा रहे हैं, कंपेयर, देखो काउंट कर पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं. बहुत इजी हो रहा है सब कुछ हमारे लिए, है ना. बस हमने क्या किया, हमने उनको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. सिंपल, हमने बस एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और इतना इजी हो गया एनालाइजेशन. तो यही है कि जो मैं आपको समझा रही थी. फिर आप देखो जैसा कि यहाँ पे कहा गया था पहले भी कि ये देखो जो ये रिएक्टेंट्स होते हैं उनको ये LHS में लिखते हैं. यहाँ पे लिख भी दूँ, रिएक्टेंट्स LHS, है ना. और ये है प्रोडक्ट्स हमारे, ठीक है. तो मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स की तो वो है RHS में, है ना. वही चीज़ हो गई. देखो इजी एनालाइजेशन हो गया कितना. और ये एरो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, कि रिएक्शन कहाँ किस तरफ हो रहा है. तो ये भी लिख देती हूँ मैं कि एरो क्या करती है, ये ना रिप्रेजेंट करती है, प्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन
अगर इन केस मेरे से एरो ऐसे बन जाए ना, तो इसका मतलब होगा कि ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। तो एरो बहुत मैटर करती है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट नॉलेज थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन लगाया जाता है, जिससे कि हम दिखा पाएँ कि ये लोग आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, है ना। RHS में भी प्लस साइन दिखा जाए कि दिखा जाए कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इजीली एनालाइज कर लिए एक अच्छे से एक इक्वेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, और जो कि हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला, वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग से पहले लेकिन आपको राइटिंग करनी होगी, लिखना आना चाहिए कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, और उसके कुछ रूल्स। इंट्रो आपको पता होना चाहिए, इंट्रो हम ले लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें इक्वल मास होता है LHS और RHS में। यानी कि अगर ये LHS है तो अगर यहाँ 12 ग्राम है, या यहाँ पे अगर 12 यूनिट मास है, तो यहाँ पे भी 12 यूनिट ही होना चाहिए, ठीक है। मास इक्वल होना चाहिए। फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके LHS और RHS में। यानी कि अगर यहाँ पे Fe के 2 एटम है LHS में, ठीक है, तो RHS में भी Fe के 2 ही एटम्स हैं, तो वो एक बैलेंस्ड रिएक्टेंट और या बैलेंस सब्सटेंस हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बैलेंस्ड नहीं होगी, इक्वेशन भी बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि एक इक्वेशन जो कि बैलेंस नहीं है उसको हम अनबैलेंस्ड या एक स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। एक नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। आपकी 9th की बातें हैं ये, जो कि बोलते हैं कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि रिएक्शन से पहले जितना मास था, मास बिफोर रिएक्शन, चाहिए मास बिफोर रिएक्शन इक्वल होता है मास आफ्टर रिएक्शन के, ठीक है। ये चीज़ है बेसिकली, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है, ये बैलेंसिंग के टाइम पे, कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होता है, ठीक है। या फिर आप कहो तो LHS RHS के बराबर होता है। इजी तरीका समझ में आ गया। अब हम बैलेंसिंग पर जाते हैं। देखो अब मैं आपको फ़र्क समझाती हूँ, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है। मान लो वाटर फॉर्मेशन का मैं इक्वेशन लिख रही हूँ कि पानी बन रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, तो एक बैलेंस्ड जब मैं इक्वेशन लिखूँगी ना, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, कि मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। भाई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके ही तो पानी देते हैं। मान लो मैंने ये लिखा, अब अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वहाँ पर हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब ये जो इक्वेशन मिली ना मुझको, ये हो गई बैलेंस। ये एक डिफरेंस समझा रही हूँ मैं, ईजी सा डिफरेंस, ठीक है। और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अगर मैं इसी की अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दूँ तो कैसी होगी पता है, आप देखना तब समझोगे हाँ यार अनबैलेंस तो बहुत बेकार होती है। ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ने मिलके पानी दिया,
अब आप ज़रा इसको पढ़ो, इस इक्वेशन से आप एनालाइजेशन ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, पर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड है, या कहूँ तो स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, अब समझ में आया? चलो अब चलते हैं हम बैलेंसिंग में। तो ये एक डिफरेंस था, डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि एक बैलेंस इक्वेशन, अभी आप समझ रहे हो ना लिखते कैसे, तो अब राइटिंग रूल समझ में आ गए। अब आप देखो बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टेप्स क्या होते हैं एक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए? हम पानी वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं। मान लो ये मेरी वो इक्वेशन है पानी वाटर फॉर्मेशन की, कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है क्या है कि आप एक बॉक्स बनाओ हर एक फॉर्मूले के हिसाब के आसपास। ठीक है, आप बॉक्स बनाओ हर एक फॉर्मूले के पास, यानी कि कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, इसके पास बॉक्स बनाया, इसके पास ऑक्सीजन के पास बॉक्स बनाया, हर एक फॉर्मूले के पास H2O के पास बॉक्स बनाया, इस तरीके का। ये है फर्स्ट रूल। ठीक है, ये ब्लैक थोड़ा ना डल कलर लग रहा है, हम वाइट कलर लेंगे। ये इस तरीके से हम बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या कहता है कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मेकिंग स्पेसिफाइड बॉक्सेस फॉर एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे टेबल बनानी है। ठीक है, और आपको यहाँ पर लाइंस क्रिएट करनी है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेसिफाइड बॉक्सेस बनाने हैं एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पेसिफाइड जगह बनानी है। अब यहाँ पे 2 ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमको। एलिमेंट्स कितने हैं? 2 ही हैं बेसिकली देखा जाए तो। कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट्स में? 2। प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेप है 2 कि आपको ऐसे स्पेसिफाइड बॉक्सेस बनाने हैं हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और ऐसे उनको लिस्ट करना है नंबर ऑफ एटम्स को। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। स्टेप 3 कहता है कि ये ऑलवेज एडवाइस किया जाता है कि आप बैलेंसिंग स्टार्ट करो उस कंपाउंड के साथ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, और फिर आप सब दूसरे एटम्स को बैलेंस करो। यानी कि जैसे ये था H2 प्लस O2 गिव्स H2O। सबसे ज़्यादा किसके पास है हमारे नंबर ऑफ एटम्स? सबसे ज़्यादा इसके पास है 3 है, 2 इसके, 1 इसके, 3, बाकी सबके पास 2 इसके साथ ही बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर बैलेंसिंग को स्टार्ट करना है तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लियर है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। जो ऑक्सीजन 2 करने कभी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हो तो आप ऐसे साइड में नंबर नहीं लगा सकते, ये कट हो जाता है। आपको कोई भी नंबर ऐड करना है आप यहीं ऐड अप करोगे उसको। ठीक है, यहीं पे शो करोगे। तो
यहाँ पे मैंने 2 लगाया। अब गिनो 2 2 सा कितना हो गया 4, हाइड्रोजन अब 4 हो गए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो 2 2 सा 4। अब गिनो सबको, हाइड्रोजन अब कितने हो गए रिएक्टेंट्स में 4 और प्रोडक्ट्स में 4, है ना, 2 2 सा 4। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 2, प्रोडक्ट में 2। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस तो कर दिया। फाइनली टू चेक आउट कि ऑब्टेन्ड इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, वो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर चलें। स्टेप 5 है, नाउ मेंशन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आपको करनी है तो आप कर लो। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अगर आपको फिजिकल स्टेट लिखनी है तो आप लिख सकते हो। क्या है, देखो हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस थी और उससे हमें पानी मिल रहा था। अब आप कैसे लिखोगे, ब्रैकेट्स में लिखते हो। देखो फॉलोइंग स्टेट्स पॉसिबल है, सॉलिड स्टेट हो सकती है, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट है तो एस से रिप्रेजेंट करोगे, लिक्विड है तो स्मॉल एल से, गैसियस है तो स्मॉल जी से, एक्वस स्टेट है तो स्मॉल ए और क्यू से। एक्वस स्टेट क्या होती है, अगर आपको जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, मतलब जो आपका एलिमेंट है, जो कंपाउंड है, वो अगर पानी में एज अ सोल्यूशन प्रेजेंट है, यानी कि एक तरीके से डिज़ोल्व्ड है वाटर में, तो उसको हम एक्वा स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट को एक्वा स्टेट नहीं कहते हैं, डिज़ोल्व्ड स्टेट को हम एक्वा स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखने जाऊँ, हाइड्रोजन कैसा गैसियस स्टेट में था, तो यहाँ पे ना साइड में लिखते हैं, बट यहाँ पे भी जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ। ये था गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और हाइड्रोजन और ये वाटर लिक्विड स्टेट में आता है हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से लिक्विड स्टेट हमने लिख दिया। कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर की, इतने टेम्परेचर पे रखोगे तो वो हीट होगा, या प्रेशर या कैटालिस्ट हम कोई लगाते हैं फॉर द रिएक्शन, वो इंडिकेट किए जाते हैं अबव या बिलो द एरो इन द इक्वेशन। कि जो एरो है ना, या तो उसके ऊपर आप अपना कोई भी वो कैटालिस्ट वगैरह लिख सकते हो, ऊपर या फिर नीचे, आपका मन है वो। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग के हमने सारे रूल्स पढ़ दिए हैं। अब हम कुछ इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो अभी हम यहाँ पे स्टेट्स वेट्स नहीं लिख रहे, अभी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं सिर्फ डायरेक्टली। तो देखो एफ ई है यहाँ पे, हाँ, तो देखो वही एफ ई कितने यहाँ पे 3 है ना, ये 3 है, 3 एफ ई है, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 लगा दिया। अब एफ ई 3 हो गया, ये भी हो गया। ओ 4 है यहाँ पे ओ कितने हैं, एल एच एस साइड में देखो तो 1 है, तो यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे 1 है ना। तो और हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी 4 होगा, ये भी 4 हो गया। अब यहाँ पे गिनो 4 2 से 8 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने 4 यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, 4 यहाँ पे भी लगा दिया, तो ये भी हो गया 4H2। अब देखो यहाँ पे गिनो 3 Fe 3 Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो ये सोच समझ के आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, ये तो आप इजीली बैलेंस कर लोगे। दिस इज़ होमवर्क। ठीक है, ये वाला मैं कर लेती हूँ। भाई क्या है, बहुत सिंपल सी एक रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है कि CH4O2 से रिएक्ट हो रहा है। तो देखो CH4 प्लस O2 CO प्लस H प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ CH4 प्लस O2
प्लस H2O, ठीक है। अब इसको रीबैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखो C कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, H कितने यहाँ पे 4, यहाँ पे हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो कितने हो जाएंगे, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे है 2, यहाँ पे हो गए 2, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन आपकी। देखो नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ना 2 आना था, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे 2 आना था, वो आया नहीं यार, सॉरी, ये हमारी मिस्टेक है। CO2। अब आप यहाँ पे गिनो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 हो गए, 2 1 2 और ये 2, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 4 करने के लिए मैं सिंपली 2 ऐड कर देती हूँ, है ना, 2 ऐड कर दिया। अब गिनो, C कितना है, 1 1, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो ये इक्वेशन हो गई कम्प्लीटली बैलेंस। ये होमवर्क इक्वेशन है, आप कमेंट में इसका आंसर मेरे को देंगे, ठीक है, इजी है। हम और क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। आज का सेशन यहीं पे हमारा होता है ख़त्म, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।